हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम देखेंगे जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल जो है बिहार, उसका जो बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल कितने बच्चे अपीयर हुए थे 14-21 तारीख में। उसके बाद उनका क्या प्रक्रिया रहने वाली है आगे की, उसका कितना कट ऑफ जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे और मतलब सारा प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, तो उसको हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ बने रहिए पूरे वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखिए कि जिससे कि आपको सब कुछ का जानकारी मिल सके। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक और शेयर फ्री है, प्लीज़ कर दीजिएगा उसको। और आज हम देखेंगे, आज का वीडियो देखते हैं। आज का वीडियो में जो सबसे पहले बात है उसमें है कि आपका जो एग्ज़ाम है दो दिन हुआ था, 14 और 21 तारीख को, और 2 शिफ्टों में हुआ था। तो 2 शिफ्ट में होने के कारण आपको जानते हैं, जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है एग्ज़ाम तो उसमें आपको जो एक से ज़्यादा शिफ्टों में होने का मतलब होता है कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन होता है अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल से होता है। ये सब चीज़ें जो डिसाइड होती हैं वो पेपर के लेवल पे डिसाइड होती हैं। आज हम बात करेंगे उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात तो पेपर के लेवल पे डिसाइड किया जाता है कितने कैंडिडेट्स का एवरेज मार्क्स क्या आ रहा है। ठीक है, उससे डिसाइड किया जाता है। उससे ये सब चीज़ें नॉर्मलाइजेशन का एक फैक्टर है, और साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, एक्यूरेसी क्या रह रही है, ये सब नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर हैं। आइए देखते हैं टोटल वैकेंसी जो थी वो थी 8,415 वैकेंसीज थी। ठीक है, उसमें आपको पता ही है यूआर का 3479 और जो ईडब्ल्यूएस का था 842 और बीसी का था 980 और ईबीसी का 1470 और बीसी फीमेल का था 245 और एससी का था 1307 और एसटी का 82 था। ठीक है, तो ये तो वैकेंसीज हो गई। सबसे बड़ी बात है क्या है, 14 और 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। पहला शिफ्ट था वो 10 से 12 और सेकंड शिफ्ट था वो 2 से 4 था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि जो इसका आंसर की है, जो देख सकते हैं आंसर की जो है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च, अगर अभी नहीं आया है इसका मतलब वो आंसर की अभी आपका मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च यानी अप्रैल भी जोड़ लीजिए, क्योंकि होली है तो इसका आंसर थोड़ा डिले हो सकता है। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका वहाँ पे आंसर की आ जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसमें जो एग्ज़ाम में अपीयर कितने बच्चे हुए थे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे और अपीयरेंस क्या चल रहा है। ठीक है, टोटल आवेदन जो किया हुआ है वो 11 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। ठीक है, तो 11 लाख उम्मीदवारों में से टोटल 14 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, 14 तारीख के एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि 14 तारीख के एग्ज़ाम में 90% अटेंडेंस था, 90% लोग आए थे। 90, हाँ, जो 14 मार्च का एग्ज़ाम था। ठीक है, और टोटल 611 परीक्षा केंद्र थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 पारियों में एग्ज़ाम हुआ था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 21 तारीख में हुआ था उसमें कितने थे। 21 तारीख में जो अटेंडेंस था वो 80 to 85% था। उस दिन थोड़ा कम हुआ था अटेंडेंस। ये वहाँ पे जो बच्चे थे और हमारे आसपास जो सेंटर्स थे, हमने उनमें देखा था 6 सेंटरों पे कि वहाँ भी यही अटेंडेंस आ रहा था। तो 80 to 85% अटेंडेंस था, 80 to 85% उस समय अटेंडेंस था। ठीक है, जो वहाँ पे जो 21 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें, और फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको देखिएगा तो उसमें भी लगभग वही था, 90 और 85 के आसपास ही था अटेंडेंस। तो ओवरऑल मिला जुला के उस दिन 85% के आसपास अटेंडेंस था, लेकिन 14 तारीख को अटेंडेंस ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, क्योंकि उससे आपका जो एवरेज मार्क्स है उस पर असर पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन पे असर पड़ता है, आपका कट ऑफ पे असर पड़ता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्क करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगा मार्क्स का। आपका 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी है आपको उसी हिसाब से आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो डिसाइड किया जाएगा। उसका क्या क्या जो फैक्टर हैं वो आप कट ऑफ डिसाइड कर सकती हैं। ठीक है, तो कट ऑफ डिसाइड करने होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट, मैंने बोला था ना कि अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो वो होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में। उसका होता है डिफ़िकल्टी लेवल्स,
कौन सा शिफ्ट ज़्यादा भारी है, कौन सा शिफ्ट आसान है, कौन सा शिफ्ट टफ है, ये सब होता है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, ठीक है। और साथ में आपकी कैटेगरी की मतलब कितने लोग अपीयर हो रहे हैं वहाँ पे, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये सारे चीज़ें सब मिल के आपका कट ऑफ पे असर डालती हैं और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन पे भी असर डालती हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें तो किस चीज़ पे और कैसे कैसे बताया गया है कि आपका मार्क्स मिलेंगे और कैसे कैसे आगे का प्रोसेस होगा। तो आपको देखिए 30% मार्क्स तो लाने अनिवार्य है। अगर नहीं आते हैं आपके 30% मार्क्स तो आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं है। 30 मार्क्स लाने के बाद आपका कट ऑफ भी होगा, जिससे कि आपको पार करना पड़ेगा। सो उसमें मेधा सूची इससे तैयार नहीं हुई कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं लिखित में, जो आपके फिजिकल में नंबर आ रहे हैं उस बेसिस पे आपका फाइनल चयन होगा, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है, लेकिन उसमें भी कट ऑफ इसलिए बताया जाता है कि बस सारे बच्चे तो ले लिए नहीं जाएंगे जितने कट ऑफ क्लियर करेंगे। उसमें भी होते हैं 10%, 20%, 30%, जो भी बच्चे होते हैं उनमें दिया जाता है। सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो ये अगर लिखित परीक्षा को पास करते हैं तो उसका जो फिजिकल होता है तो दौड़ होता है, अधिकतम 50 मार्क्स का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपका महिलाओं के लिए भी अलग है, जो भी आपको दिया गया है आपको बताइए 5 मिनट से कम होता है तो 50 मार्क्स, 5 मिनट और 5 मिनट 20 सेकेंड होता है तो 40 मार्क्स। तो ये सब चीज़ें जो है आपका डिसाइड है ऑलरेडी। गोला फेंक होता है 25 मार्क्स का है वहाँ पे। और जो आपका अगर बात करते हैं कि ऊंची कूद है वो भी 25 मार्क्स का है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मिला के टोटल जो 100 मार्क्स होते हैं, इसमें से आपका फिजिकल के बाद मेरिट लिस्ट बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट किया जाता है, ठीक है। उससे आपको डिसाइड होता है कि आपका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, क्या होगा और आप एलिजिबल हैं कि नहीं फाइनली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। कट ऑफ तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया हुआ था और हमारा जो कट ऑफ है बिल्कुल सटीक रह रहा है। पीपीएससी आप देखिए चाहे फॉरेस्ट रेंजर देखिए बिल्कुल सटीक है, और आप जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक ही जाने वाला है कट ऑफ। सो प्लीज़ नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर इतना मार्क्स आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन में आपके 5 से अगर 8 नंबर के बीच बढ़ सकते हैं, यही होगा अप डाउन में, ठीक है। सो आप इसके लिए ध्यान रखिएगा। सो आपका जो जनरल का है वो 70 से 72 जाने का उम्मीद है, जो कि आपका मेल कैटेगरी है। और फीमेल कैटेगरी में आपका 65 से 67 जाने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस का 64 से 68 जाने का उम्मीद है मेल का, और फीमेल का है जो 57 से 60 जाने का उम्मीद है। बीसी का है जो 67 to 70 जाने का उम्मीद है, और फीमेल का है 60 से 62 जाने का उम्मीद है। एबीसी का है 62 to 65 रहने का चांसेस हैं, और फीमेल का है 56 to 58 रहने के चांसेस हैं पूरे। एसटी का है जो वो 56 to 59 रहने के चांसेस हैं, और फीमेल का है 52 to 54 रहने के चांसेस हैं पूरे। एससी का जो है वो 58 to 61 रहने के चांसेस हैं पूरे, और फीमेल के हैं वो 53 to 56 रहने के चांसेस हैं पूरे। ये तो हो गया आपका कि जो कट ऑफ है वो हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका रिज़ल्ट और आंसर की। तो रिज़ल्ट का आप अगर हम देखें तो रिज़ल्ट तो पहले तो चीज़ें आंसर की पे डिपेंड करती हैं। आंसर की अगर आपका अप्रैल में फर्स्ट वीक में आ जाता है, अभी आ जाता है मार्च में ही, तो 30 एक बहुत सारी अभी है जो कि आपका जो आंसर की पे डिपेंड करती हैं। पहले तो आपका अगर मार्च या लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर आ जाता है तो उस हिसाब से जो आपका टाइम लगने वाला है वो आपको मई में या अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। और याद रखिएगा कि रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद आपको समय जो है ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ फिज़िकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आप बॉर्डर लाइन पे हो अगर आपका हो जाए और बाद में आपको अफसोस हो, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इससे कोई मेरिट नहीं बन रहा है वहाँ पे कि आप लेके, जो आपका मेरिट बनेगा वो फिज़िकल से बनेगा। ओवरऑल अगर आप ये सोच ले कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं कि मेरा असर होगा कि नहीं होगा। अरे अगर हो जाता है तब क्या करोगे आप, नहीं होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो उस केसेस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम अपने लिए मत खड़ा कीजिए। आप अगर आपको लगता है कि आपको 2, 4, 10 नंबर कम आ रहे हैं, जो मैंने कट ऑफ बताया ये नॉर्मलाइज है। सो अगर आपको उतना कम आ रहा है तो हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाए,
बाकियों से ज़्यादा मिले। बाकियों के अगर 2 नंबर बढ़ रहे हैं तो आपके 10 नंबर बढ़ जाएँ, 8 नंबर बढ़ जाएँ, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी भी मायने रखती है वहाँ पे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मलाइजेशन को फ़र्क डालती हैं। सो प्लीज़ एक चीज़ नहीं है, और ये कोई नहीं बता सकता है कि आपके एक्चुअल मार्क्स कितने बढ़ेंगे। सो वो सब बोर्ड डिसाइड करती है। सो प्लीज़ आप इसके लिए बेफिक्र रहिए और अपनी पढ़ाई को, अपने एग्ज़ाम्स को, अपनी तैयारी को करते रहिए, जिससे कि आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ये ना अफ़सोस हो कि नहीं, मैंने फ़िज़िकल की तैयारी छोड़ दी थी और मुझे अभी इस कारण से मुझे अब जो फाइनल प्रोसेस है, जो रिक्रूटमेंट का फाइनल प्रोसेस है, उससे बाहर जाना पड़ रहा है। सो ये चीज़ें आपको नहीं आनी चाहिए। सो प्लीज़ तैयारी करते रहिए। कोई नहीं जानता है कब किसकी तकदीर बदल जाए और किसका कहाँ हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है और ये हर एग्ज़ाम में देखा जाता है। समझ में ही नहीं आता है कि जो नीचे रहता है वो कब ऊपर चला जाता है, कितने मार्क्स बढ़ जाते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को करते रहिए, कंटिन्यू रहिए, और हो सकता है कि आप वहाँ पे हो। आई होप कि जितने भी लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और हमारे फैमिली का हिस्सा बने होंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, मैं भी मेहनत करता हूँ, अब मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, बहुत जगह से डेटा लेना, बनाना, सब कुछ करना। तो इससे, जैसे आपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत की तो मैंने भी मेहनत किया। सो प्लीज़ उसके लिए आप मुझे अगर सब्सक्राइब करेंगे, अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ तीनों चीज़ ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ अपना मेहनत भी करते रहिए। आई होप कि सब किसी का हो, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सबका, लेकिन हाँ, जितने मतलब लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों का होगा। सो प्लीज़ आप अपने पढ़ाई करते रहिए, अपने एग्ज़ाम में लगे रहिए और अपने फ़िज़िकल की तैयारी करते रहिए कि आगे चल के आपको अच्छे मार्क्स से पास हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।